अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में करना है ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये सवाल लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे पढ़ देती हूँ। यहाँ पे वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ यूजिंग वेन डायग्राम। मतलब हमें वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के अंदर और इंटरसेक्शन के अंदर वेन डायग्राम बना के। पिछली वीडियो में मैंने आपको वेन डायग्राम बनाना सिखा दिया था और वेन डायग्राम के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी थी, उसका इंट्रोडक्शन भी बताया था। तो इस वीडियो में अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाई हुई है। तो इसमें हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करनी है ऑफ यूनियन की और इंटरसेक्शन की। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव करते हैं यूनियन की। तो हम करते हैं ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। तो मैंने आपको पहले भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जैसे अगर हम ए यूनियन बी लिखें या बी यूनियन ए लिखें, इन दोनों में जो आंसर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ डायग्राम पर अप्लाई करेंगे तो वेन डायग्राम ऐसे बनेगी। और मैंने वेन डायग्राम ओवरलैपिंग बनाई है। क्यों? क्या आप देख सकते हैं कि जो ए है, ए और बी ओवरलैपिंग सेट है। कैसे? जैसे ए सेट में भी ए आ रहा है और इसमें भी ए आ रहा है, मतलब इन दोनों में कुछ एलिमेंट सेम है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओवरलैपिंग सेट वो होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा जो नंबर हो वो सेम हो, एलिमेंट सेम हो। तो जैसे इसमें ए और इसमें भी ए सेम है, इसमें ई और ई सेम है, तो ये ओवरलैपिंग सेट है। तो ये ओवरलैपिंग मतलब ये वेन डायग्राम ओवरलैप बनेगी। ठीक है, तो ये सब ओवरलैप करेंगे। अगर डिसजॉइंट होते तो फासले पर बनते। ठीक है, तो अब ये है हम पहला हमारा ये है कि ए यूनियन बी और फिर इज इक्वल टू बी यूनियन है। तो ए यूनियन बी मतलब तरतीब से लिखना। तो हम जब इसको तरतीब से लिखेंगे तो हमारी ये सारी शेडेड होगी। ये पूरा ए, सेट ए और सेट बी दोनों ही शेड होंगे क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट लिखे जाएंगे। और जब हम बी यूनियन ए करेंगे तो फिर भी ये दोनों ही शेडेड होगी क्योंकि इन दोनों के ही एलिमेंट लिखे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों को शेड किया हुआ है। सही है, तो ये थी, मैं आपको ये लिख के भी बता देती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए यूनियन बी। सही है, ए यूनियन बी में तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ए यूनियन बी हमारे पास आएगा ए बी सी डी ई आई ओ और यू। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए यूनियन बी हमारे पास ये आया। तो ये इन दोनों ही सेट के एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं, तो ये दोनों सेट ही शेड होंगे। और अगर हम बी यूनियन ए करेंगे तो जब भी हमारे पास यही आंसर आएगा, ए बी सी डी ई आई ओ और यू। सही है, तो ये हो गए हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम अपनी अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो अब ये यूनियन में कर लिया, जो ए बी है उसको हमने यूनियन में कर दिया। अब इन्होंने बोला था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें इंटरसेक्शन में भी करनी है, तो अब हम इंटरसेक्शन में भी इसको करेंगे। तो आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन में कैसे करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर आना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के। सही है, तो मैं आपको यहाँ पहले लिख के दिखा देती हूँ। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास बनेगा, इन दोनों में सेम है ए, इसमें भी सेम ए, दोनों में ए और ई सेम है, तो यहाँ पे ए और ई सेम आ गए।
लेकिन जब हम इसका B इंटरसेक्शन A करते हैं फिर हम देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर इसी के सेम आएगा, A और E। सही है, ये देखिए A सेम है और E सेम है और कुछ भी सेम नहीं है, तो AE। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है। सही है, तो ये डायग्राम में मैंने सिर्फ यही हिस्सा शेड किया है, यहाँ पे भी यही हिस्सा। क्योंकि जो दोनों में सेम है, जो दोनों में ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे लिख दिए जाएंगे A और E। इस वजह से ये हिस्सा ही शेड होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में जो सेम होता है वो ही लिखते हैं और इन दोनों में सेम ये दोनों ही है। तो हमने इतना ही हिस्सा शेड किया, क्योंकि ये चीज़ दोनों में सेम है, इसलिए इसको यहाँ लिख दिया। और इसको यहाँ लिखा है तो इसकी वजह से यही हिस्सा शेड होगा। सही है, तो ये था हमारा दूसरा। अब हम ये दोनों कंडीशन P और Q पे अप्लाई करते हैं। सही है, तो अब हम अपना पार्ट 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट 2 में है, मतलब इसमें भी हम वही दो चीज़ें अप्लाई करेंगे। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सही है, सबसे पहले हम यूनियन करते हैं। तो आप सबसे पहले आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि Q है वो सबसेट है P का। ठीक है, तो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि P के कुछ एलिमेंट Q में आ रहे हैं, जैसे 2, 3, ये काउंटिंग 1 to 10 है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर की है। ठीक है, तो इसमें 1 to 10 काउंटिंग है। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि जो है ना P के कुछ एलिमेंट Q में आ रहे हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। सही है, तो Q जो है वो सबसेट है P का, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब इसके ही हिसाब से मैंने अपनी वेन डायग्राम बनाई है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने वेन डायग्राम कैसे बनाई है। जैसे ये P का मैंने पहले सर्कल बना लिया, P का सेट बना लिया, उसके अंदर मैंने Q का सेट बनाया है। ठीक है, P के अंदर मैंने Q के सेट बनाए, क्योंकि Q जो है वो सबसेट है P का। अब दूसरी बात, मैंने आपको पहले ये नहीं बताया कि जैसे मैंने ये रेक्टेंगुलर बनाया, हालांकि हमें यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया। सही है, तो मैंने आपको पहली वीडियो में ये बताया था, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, कि जो रेक्टेंगुलर होता है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। आई होप आपको ये बात याद होगी। तो लेकिन हमें इसमें यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया। सही है, फिर भी हमने बनाया। क्योंकि मतलब अकॉर्डिंग टू योर बुक हमें भले यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी हम ये जो सर्कल है, मतलब ये जो सेट है, ये रेक्टेंगुलर के अंदर ही बनाएंगे। सही है, तो इस वजह से मैंने ये रेक्टेंगुलर के अंदर सर्कल बनाया। सही है, तो अब हम P यूनियन Q करते हैं। सही है, P यूनियन Q जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये, जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया। और जब हम Q यूनियन P करेंगे तो भी हमारे पास वही सेम आंसर आएगा जो P यूनियन Q का आएगा। तो फिर P और Q दोनों सेट शेड होंगे और यहाँ पे भी दोनों मतलब सेट्स शेड होंगे, क्योंकि हम दोनों ही सेट के एलिमेंट लिखेंगे। सही है, तो ये था पार्ट 2 का पहला, हमने कर लिया। ठीक है, पहले मतलब कंडीशन कर ली। अब पार्ट 2 के हम सेकंड कंडीशन करते हैं। तो P इंटरसेक्शन Q बराबर होना चाहिए Q इंटरसेक्शन P के। सही है, तो अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ टेबुलर फॉर्म में। जैसे P इंटरसेक्शन Q है, हमारे पास सेम क्या है P और Q में, हमारे पास P और Q में सेम है। हमारे पास 2 सेम है, 3 सेम नहीं है, 4 सेम है, 6 सेम है, 8 और 10 सेम है। सही है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सेम है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये हमारे पास सेम है। अगर हम A इंटरसेक्शन P करें तो जब भी हमारे पास यही वैल्यू आएगी, सेट आएगा। सही है, तो ये हमारे पास बन गया। देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई हुई है। सही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है P इंटरसेक्शन Q, तो ये डायग्राम है P इंटरसेक्शन Q की। अब इसमें जो है 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे जो एलिमेंट है ये सेम थे, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ Q को शेड कर देंगे। क्यों? तो हम सिर्फ Q को शेड कर देंगे, क्योंकि दोनों सेट में एक ही नंबर एलिमेंट है, तो हम सिर्फ Q को शेड कर देंगे, तो वो
बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने सिर्फ क्यू को सेट कर दिया। अब क्यू इंटरसेक्शन पी में भी हम सिर्फ क्यू को सेट कर देंगे, क्योंकि दोनों में एक ही नंबर, मतलब दोनों में एक ही नंबर सेम है, जैसे 2 4 6 8 10, तो सिर्फ हम क्यू को सेट करेंगे। ठीक है, तो ये था पार्ट 2 की दोनों कंडीशन हमने कर ली। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डी मॉर्गन्स लॉ इस्तेमाल करने वेन डायग्राम बना के। तो ये सवाल मैं पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा है कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम, मतलब हमें वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ वेन डायग्राम को इस्तेमाल करके। अगर हमारे पास ए ये है, बी ये और यू ये है, तो वो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ मैंने लिख दिया, मतलब इसकी कंडीशंस लिख दिए। जैसे हमें सबसे पहले ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और जब हम इन दोनों को करें तो इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ, मैंने आपको पहले बताया था। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ ऐसा आएगा, और इसकी डायग्राम भी ऐसी बनेगी। ये ओवरलैप डायग्राम बनी है, क्यों? क्योंकि जो ए और बी है वो ओवरलैपिंग सेट है, क्योंकि इनमें कुछ एलिमेंट सेम है, जैसे 5 और 7, इसमें भी 5 और 7, तो ये ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग सेट है, तो इसकी डायग्राम भी ओवरलैप बनेगी। सही है। जब हमने इसका ए यूनियन बी किया तो इन दोनों सेट के एलिमेंट आए, जैसे 1 3 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे मैंने 1 3 9 लिख दिया। ठीक है, 1 3 और 9, 5 7 दोनों में सेम थे, तो ये यहाँ पे बीच में लिख दिया। सही है। और जो 6 8 है वो यहाँ पे लिख दिए, जो बी के एलिमेंट थे, और 1 3 9 इसके एलिमेंट थे, और जो दोनों सेम थे वो यहाँ बीच में लिख दिया। तो ये सारे एलिमेंट ही आ रहे हैं, जो सारे एलिमेंट हैं हमारे ए यूनियन बी सेट में आ रहे हैं, तो ये सारी ही डायग्राम शेड होगी। सही है। तो अब हमने ए यूनियन बी कर लिया, ए यूनियन बी कर लिया, तो अब हम ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट निकालेंगे। और ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस और ए यूनियन बी। सही है। तो जब हम इसका निकालेंगे तो हमारी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी। सबसे पहले मैं इसका आपको निकाल के दिखा देती हूँ। इसका क्या निकलेगा? इसका ये निकलेगा, जैसे ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, जो इसमें और इसमें सेम आएगा वो कट जाएगा, और जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट से। जैसे इसमें 1 सेम है, इसमें भी 1 सेम है, इसमें 3 सेम है, इसमें 3 सेम है, और 5 6 7 8 9, मतलब ये सेम है सारे, ये सेम होंगे तो ये सारे ही कट जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है एलिमेंट वो 1 to 10 है, तो जाहिर सी बात है ये सारे ही कट जाएंगे, और जो इसमें नहीं होंगे वो बच जाएंगे यूनिवर्सल सेट में। तो फिर हम वो लिख लेते हैं जो हमारे पास बच जाएंगे। तो हमारे पास आएगा 2 बचेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10, तो हमारे पास ये बचेगा। ठीक है ना? सही है। तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट ए यू डिफरेंस ए यूनियन बी, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। तो इसका आंसर ये आ गया। अब डायग्राम हमने ऐसे बनाई, जैसे यहाँ पे जो 5 और 7 थे वो तो सेम थे, तो इसको यहीं पे लिखेंगे। अब 1 3 9 जो है 1 3 9 ए के सेट में जो 1 3 9 है वो ए सेट की तरफ लिख जाओ, जो बी के सेट में बचेगा 6 8 वो इधर लिख जाएगा। दोनों में सेम होंगे वो तो हम बीच में ही लिखेंगे। सही है। अब यूनिवर्सल सेट की बात कीजिए, तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से नंबर बचेंगे? यूनिवर्सल सेट में सारे नंबर आते हैं, बचेंगे जो वो बाहर लिख देंगे, जैसे यहाँ जो यूनिवर्सल सेट में है। ठीक है, ये जो नंबर हैं ये ए और बी दोनों में सेम है, यूनिवर्सल सेट में भी वही नंबर आ रहे हैं, तो फिर इसके लिए हमने इसको ए और बी में लिख दिया, यहाँ पे नहीं लिखा। और जो यूनिवर्सल सेट में बच गए, जो ए बी में नहीं आ रहे, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया यूनिवर्सल सेट के, मतलब जो यूनिवर्सल सेट का है हिस्सा वहाँ पे लिख दिए। तो वहाँ पे क्या क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, 4 बच रहा है और 10 बच रहा है, जैसे यहाँ पे। और यही हमारे पास आया है आंसर में भी, तो हम सिर्फ यही हिस्सा शेड करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही आंसर में आए, जैसे 2 4 10 मतलब यूनिवर्सल सेट के ही आए सिर्फ, तो ये हिस्सा शेड होगा। तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम अपनी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है, तो राइट हैंड साइड में हमें ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले तो हम ए कंप्लीमेंट निकालेंगे। ए कंप्लीमेंट कैसे निकलता है? ए डिफरेंस
यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। तो हमारे पास आंसर आएगा, जो इन दोनों में सेम होगा वो कट जाएगा। तो मतलब इसमें ये सारी चीज़ें सेम है, तो जो इसमें नंबर नहीं होंगे वो हम लिख देंगे। तो हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10 जब देख सकते हैं 1 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि कट गया, 2 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 4, 5 भी नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है, 7 भी कट जाएगा तो 7 नहीं लिखेंगे, तो 8 लिखेंगे, 8, 9 भी, तो 10, ठीक है। तो ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बन गया। अब जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई हुई है ए कम्प्लीमेंट की, तो कैसे यहाँ पे जो ए सेट में थे वो हमने लिख दिया 139, जो बी में बचे वो हमने लिख दिया 6, जो दोनों में सेम थे वो बीच में लिख दिया। अब जो दोनों में नहीं आ रहे, ए और बी में यूनिवर्सल, सिर्फ जो नंबर यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं और दोनों में नहीं आ रहे, तो वो हमने बाहर लिख दिए, जैसे 2, 4 और 10, सही है। तो हमारे पास क्या क्या आया, हम सेट में देख लें, हमारे पास है 2, 4 है, 10 भी है तो बाहर है, और 6, 8। तो शेड कौन सा हिस्सा होगा हमारे पास, शेड ये यूनिवर्सल सेट होगा और आधा बी सेट होगा, क्योंकि बी में वो क्योंकि बी में जो है वो नंबर आ रहे हैं जो यूनिवर्सल सेट में भी आ रहे हैं, जैसे 6 और 8, ठीक है। तो शेड जो होगा वो आधा ये मतलब यूनिवर्सल सेट भी होगा और ए भी होगा, बी भी होगा, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि ये नंबर हमारे पास नहीं आ रहे ए कम्प्लीमेंट में, ठीक है, जो हमने डिफरेंस निकाला तो उसमें हमारे पास ये नंबर नहीं आ रहे, बल्कि बी सेट के कुछ नंबर आ रहे हैं, जैसे 6 और 8 आ रहे हैं, और वही नंबर यूनिवर्सल सेट में भी हैं। तो इसके लिए जो बी सेट भी आधा शेड होगा और पूरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो अब हम बी का कम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी, ठीक है। तो बी कम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा, इसमें सारी चीज़ें सेम होंगी, जो यहाँ पे नहीं है वो हम नंबर लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर है 1 और 2, 3, 5 है, 6, 7, 8 है, और 9 और 10, ठीक है। 1, 2, 3, 4 भी आएगा, यहाँ पे मैंने 4 नहीं लिखा, 4 भी आएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8 तो है यहाँ पर, तो यहाँ पे 9 और 10, ठीक है। तो ये बी कम्प्लीमेंट, इसकी डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में मैंने यहाँ पे सिर्फ ए को और यूनिवर्सल सेट को किया हुआ है शेड, ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पे जो है 2 हमारे पास आ रहा है, और 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि 8 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 4 आ रहा है और 10 आ रहा है, और यहाँ पे 1, 3, 9, सही है। तो सिर्फ यूनिवर्सल सेट शेड होगा और ए सेट जो है ए सेट शेड होगा, ठीक है, क्योंकि ए के कुछ एलिमेंट और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट इसमें हम आ रहे हैं, जो हमने बी का कम्प्लीमेंट निकाला, इसके लिए ये और जो है ए सेट शेड होगा, क्योंकि बी के कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं आ रहे बी कम्प्लीमेंट में, तो सिर्फ ये 2 हिस्से शेड होंगे, सही है। तो अब हमने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब हम ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्ट करेंगे, तो जब हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। तो इन दोनों में सेम क्या, इन दोनों में सेम है 2, 4 और 10, 2, 4 और 10, मतलब हमारे पास वही आंसर आया, सेम आया जो हमारे पास ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट में आया था, ठीक है। तो अब हम डायग्राम की तरफ, मतलब डायग्राम में समझ लेते हैं। जैसे डायग्राम हमारे पास वही सेम बनेगी जो पहले बनी थी। वो कैसे बनी, जैसे हमारे पास जो है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर आया है 2, 4, 8, जैसे यहाँ पे 2, 4 और 10, 2, 4 और 10, ठीक है। तो जैसे
हमारे पास जो 1, 3, 9 और 6, 8 ये था मतलब ए सेट के नंबर और ये था बी सेट का, और जो दोनों में सेम था वो हमने बीच में लिख दिया, और जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट से बच गए नंबर वो हमने यूनिवर्सल सेट में लिख दिया, और ये जो नंबर थे यूनिवर्सल सेट में भी सेम थे, तो इसके लिए हमने सिर्फ एक दफ़ा ही लिख दिया, मतलब ए और बी में ही लिख दिया। अब जो हमारे पास नंबर बच रहे थे वो 2, 4, 8, 2, 4, 10 बच रहे थे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है 2, 4, 10, तो सिर्फ ये हिस्सा ही शेड होगा क्योंकि सिर्फ ये नंबर ही बच रहे थे, तो इसके लिए ये हिस्सा ही सिर्फ शेड होगा। सही है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 समझाया, और अगली वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन समझाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज 17.4 कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो फिर अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।